हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की पेज नंबर 40 ओपन करोगे तो आपको टॉपिक मिलेगा सेक्शन 2.3.3 में एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन। जो बच्चों चैनल पर न्यू आए हैं, पिन कॉमेंट चेक करिए। पिन कॉमेंट क्या होता है? जो कॉमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कॉमेंट बोलते हैं। रीड मोड पर क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, वहां पर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 के इसके पहले के टॉपिक्स मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के टॉपिक प्लस उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज बच्चों ऐड करके हमने हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, पक्का आपको समझ में आएगा। पिन कमेंट चेक करिए। अगर चैप्टर नंबर 1 आपका वीक है ना, तो चैप्टर नंबर 1 भी आप यहां से फॉलो कर सकते हैं। करेक्ट। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो बच्चों मैथ्स का भी आपको पिन कमेंट में सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपको कोई चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171। पिन कमेंट में नंबर मिल जाएगा आपको। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप करिए तो लिंक यहां से आपको सेंड कर देंगे। ओके बच्चों, अब आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए टॉपिक क्या लगाता है? टॉपिक लगाता है एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। देखिए रदरफोर्ड का मॉडल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। वहां पर रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ था। आपको पता है कि रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे, है ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, क्या वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में रहते हैं, एनर्जी उसकी कॉन्टिन्यूअस होती है या क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बात नहीं करी गई थी। अब धीरे धीरे आप मॉडर्न केमिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, या आप बोल सकते हो कि आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में रहते हैं, और ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है या इलेक्ट्रॉन जिन एनर्जी लेवल में रहते हैं, ठीक है, वो एनर्जी लेवल क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि एक फिक्स एनर्जी लेवल। बात समझिए। देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये न्यूक्लियस है। करेक्ट। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ, आज तो आपको क्लास 9 में भी आपने एटॉमिक मॉडल थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है यहाँ ऑर्बिट्स होते हैं ऐसे, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनको एनर्जी लेवल्स बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है ना। इन ऑर्बिट्स का या इन एनर्जी लेवल्स का जो एनर्जी होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं कि एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए इसका एनर्जी 2 है, इसका एनर्जी 7 है, इसका एनर्जी 8 है। 2 के बाद आपको 2.1 नहीं मिला, है ना, 2.2 नहीं मिला, 2.3 नहीं मिला। तो इस तरीके से एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है। इसके बारे में हम पहले भी आपको बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसकी तरफ हम बढ़ते हैं और कुछ सबूत हम देखेंगे। हिस्ट्री में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे ये सबूत हमें मिलते हैं कि हाँ भाई, ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेट एनर्जी लेवल में ही रहते होंगे। ठीक, बहुत आसान भाषा में हमने आपको बताया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए क्लास 10th में, चलिए थोड़ी देर के लिए बच्चों, क्लास 10th में हमें क्या पढ़ाया गया था? रिफ्रैक्शन। याद है आपको? रिफ्रैक्शन में आपको क्या पढ़ाया गया था? रिफ्रैक्शन टॉपिक याद है ना आपको? वहां कहता था कि जब व्हाइट लाइट या फिर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती थी, याद करिए। ठीक है, जैसे कि यहां मान लीजिए एयर है, ठीक है, और यहां मान लीजिए ग्लास स्लैब है, एक ग्लास है, यहां पर ये ग्लास है, ग्लास स्लैब है। तो आपने पढ़ा था क्लास 10th में कि रिफ्रैक्शन में क्या होता था कि लाइट रे जब एयर से ग्लास में जाती थी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती थी, या सीधे शब्दों में बोलें तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती थी तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा बेंड हो जाती थी, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती थी या तो अवे द नॉर्मल हो जाती थी। अगर वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से अगर रेयर में आएगी तो अवे द नॉर्मल। मतलब कुछ इस तरीके से होता था। ये देखिए, करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ये इंसिडेंट रे है, तो इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे स्ट्रेट, बट ये नॉर्मल है आपका एन डैश, ये नॉर्मल है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे करके ऐसे बेंड हो जाती थी। ये तो आपने पढ़ा है। एंड वाइस वर्सा, इसी का उल्टा, मतलब अगर मान लीजिए ये ग्लास से कहाँ जा रही हो? ऐसे एयर में, ठीक है ना, तो क्या होता था? ध्यान से चेक करिए। अगर आपकी जो लाइट रे है वो ग्लास से कहाँ जा रही हो? एयर में जा रही हो, तो क्या होता था? ये कुछ इस तरीके से। चलिए ये देखिए, ये इंसिडेंट रे, इस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल। तो इसको जाना कैसे चाहिए था? ऐसे स्ट्रेट, बट क्या होगा, क्योंकि ये डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? अवे द नॉर्मल हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए नॉर्मल है आपकी, ये देखिए मान लीजिए ये N1 N2 ये आपका नॉर्मल है, तो जाना स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन ये अवे द नॉर्मल इस तरीके से निकल जाएगी। करेक्ट। इसको आप रिफ्रैक्शन बोला करते थे। तो व्हाट वाज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का कारण क्या था? पता है क्या था? सुनो, ये जो लाइट होती, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। सुन लीजिए क्या मैंने बोला? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। याद रखिएगा, इन डिफरेंट मीडियम। करेक्ट। अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि जो लाइट की स्पीड होती है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, और ध्यान रखिएगा लाइट एक तरीके का क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट एक तरीके का क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है?
टाइप ऑफ द मीडियम पे या उसके नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है। मतलब जिस भी मीडियम में लाइट जा रही है उसका नेचर कैसा है, नेचर मतलब उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बनावट कैसी है। बात समझो, देखो एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में कितनी होती है, ग्लास में होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको यही ध्यान करना है कि रिफ्रैक्शन क्यों होता था। ये रिफ्रैक्शन होता था ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। देखिए उदाहरण के तौर पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूं एक एग्जांपल के तौर पे। देखिए आपने बच्चों वो एक घास काटने वाली ऐसे मशीन देखी होगी, है ना, जिससे घास काटते हैं ऐसा, किसी लॉन वगैरह में आपने देखा होगा। कभी जब ऐसा करके घास काटते हैं तो सोचो उस घास काटने वाली मशीन में ऐसे पहिए लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो उस घास काटने वाली मशीन को सपोज अभी आप एक रोड पे लेके ऐसा भाग रहे हो, बहुत तेजी से एक रोड पे लेके ऐसा भाग रहे हो, और बहुत ही बढ़िया रोड है, अच्छी तरीके से गवर्नमेंट ने उसको बनाया हुआ है। तो उसके जो चारों व्हील्स हैं वो भी कहाँ है, रोड पे, और बगल में ऐसा कच्ची मिट्टी है। ऐसे करके सोचिए, जब आप इसको ऐसा लेके भाग रहे हो तो चारों के चारों पहिए सेम स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन क्या होगा सोचिए, अगर 2 पहिए उसके कच्ची मिट्टी में उतर जाएं, यानी कि रोड से 2 पहिए कहाँ आ गए, कच्ची मिट्टी में, सोचो क्या होगा, ये ऐसे करके मुड़ जाएगी। इसी तरीके से भाई समझो ना, क्यों, क्योंकि 2 पहिए तो अभी भी रोड पे, उनकी स्पीड ज्यादा है, और 2 पहिए कहां आ गए, कच्ची मिट्टी में, तो उनकी स्पीड कम हो गई, स्पीड में डिफरेंस आ गया। इसलिए जो गाड़ी अपनी डायरेक्शन ऐसे करके चेंज कर लेती है, वो मिट्टी में उतर जाएगी ऐसे करके, ठीक है, मिट्टी की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक इसी तरीके से बच्चों आप लाइट के बारे में सोच सकते हो कि लाइट की स्पीड यहां पर देखिए एयर में अलग है और ग्लास में अलग है, ठीक है ना, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट अलग है। अब ये स्पीड क्यों अलग है अलग अलग मीडियम में, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो सुनिए बच्चों, ये स्पीड ऑफ लाइट एयर और ग्लास में अलग अलग होती है। तो सोचिए जैसे ये लाइट एयर से कहाँ आएगी, ग्लास में, क्या फील करेगी, डिफरेंस इन स्पीड, करेक्ट, तो क्या होगी, बेंड हो जाएगी, करेक्ट। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब ये तो था रिफ्रैक्शन। ठीक उसी तरीके से जैसे गाड़ी वाला फिनोमेना हमने आपको बहुत इजी तरीके से बताया है। अब देखिए क्लास 10th में आपने बच्चों एक और चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट सभी लोग लगा लेंगे, क्या कि लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ओके, अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से, या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या तो अवे द नॉर्मल। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था। दूसरा आपने क्लास 10th में स्पेक्ट्रम पढ़ा था, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता था, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। याद करिए बच्चों, आपने इस तरीके से एक प्रिज्म लिया था, ये देखिए, ये इस तरीके से एक प्रिज्म लिया था, और इस प्रिज्म में आपने यहाँ से व्हाइट लाइट डाली थी, ठीक है, ये बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ये क्या है, याद है, बीम ऑफ व्हाइट लाइट, करेक्ट। अब सुनिए, ये जो व्हाइट लाइट है इसमें आपके टोटल 7 कलर्स होते हैं, याद करिए, कौन से, विबग्योर, सबको पता है, VIBGYOR, विबग्योर, करेक्ट। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, करेक्ट। जब यहां से लाइट ऐसे करके निकलती थी बच्चों, ये देखिए, तो यहाँ ये वाले इंटरफेस पे क्या होता था, इंटरफेस मतलब जहां पे 2 मीडियम अलग हो रहे हैं, यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, तो एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता था और एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता था, करेक्ट। तो ये 7 कलर्स में इस तरीके से डिवाइड हो जाती थी। यहाँ पे सामने आप एक स्क्रीन लगाते थे, याद है आपको, यहाँ पे आप एक स्क्रीन लगाते थे, तो आपको इस स्क्रीन पे विबग्योर मिलता था, यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सारे कलर्स आपको यहां पर मिल जाते थे इस तरीके से। देखिए VIBGYOR, ठीक है ना, विबग्योर आपको यहां पर मिलता था। इसको हम इस तरीके से यहां पे दिखाना चाहेंगे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक, ये ऐसे, ये देखिए, ठीक है ना, ये विबग्योर आपको मिला। अब देखिए इसमें खास बात क्या है, थोड़ा समझिएगा जरा, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको क्या जानकारी मिली, तो आप बोलोगे सर देखो व्हाइट लाइट ना टोटल 7 कलर से मिलके बनी है, किससे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, करेक्ट। फिर हमने आपसे सवाल पूछा, इसमें सबसे ज्यादा कौन डेविएटेड हुआ, अपने पाथ से सबसे ज्यादा कौन डेविएटेड हुआ। सबसे ज्यादा डेविएटेड हुई कौन, वॉयलेट, जो सबसे नीचे मिली आपको। सबसे कम डेविएटेड हुई आपकी कौन सी, रेड कलर की लाइट, ठीक है ना। अब आपको भी पता है ये जो डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं, इनका लैम्डा और इनकी फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ये जो डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, प्लीज फील करिएगा, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आप उसके कैरेक्टरिस्टिक से पहचानते हो। कौन से कैरेक्टरिस्टिक से पहचानते हो, उसका लैम्डा आप बताते हो, उसकी वेवलेंथ बताते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हो, ये सारी चीजें आप बताते हो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक या पैरामीटर्स होते हैं। कौन, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बारे में, न्यू के बारे में आप बात करते हो, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट चीज सभी बच्चे नोट लगाएंगे, क्या, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सुन लीजिए मेरी बात बहुत ध्यान से, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, ठीक है। लाइट जब
मीडियम 1 से, m1 का मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। नोट कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। ओके, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है लेकिन लैम्डा चेंज हो जाता है, ठीक है। बट लैम्डा चेंज, लैम्डा मतलब वेवलेंथ चेंज होती है, बट लैम्डा चेंजेस, करेक्ट, लैम्डा चेंज हो जाता है। याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। जब कोई लाइट क्या मतलब वाइट लाइट मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में, जैसे कि यहाँ से एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास के जो प्रिज्म का बना हुआ, जो ग्लास का बना हुआ प्रिज्म है इसमें जा रही है, तो ये हो गया आपका मीडियम 1 और ये हो गया आपका क्या, मीडियम 2, करेक्ट। मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है लेकिन वेवलेंथ क्या होता है, चेंज हो जाता है। वेवलेंथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, करेक्ट। अच्छा, एक तो ये बात आपको याद रखनी। उसके बाद आपको फॉर्मूला एक याद होना चाहिए, कौन सा, हमने आपको पढ़ाया था क्या, C इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यू इंटू लैम्डा, याद है। C इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यू इंटू लैम्डा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। और आपको एक चीज और याद होना चाहिए, अगर आप देखिए विप गियोर में देखेंगे, VIBGYOR, विप गियोर में अगर आप देखोगे बच्चों, तो अगर आपको याद हो तो रेड से जब आप वॉयलेट की तरफ चलते हो, रेड से जब आप वॉयलेट की तरफ चलते हो तो लैम्डा डिक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, याद है। ये देखिए इस तरीके से हमने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब आप रेड से वॉयलेट की तरफ जा रहे हो तो लैम्डा क्या होगा आपका, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। आप क्लियरली देख भी सकते हो, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। लैम्डा डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो तो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज, यानी कि न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये सबको दिख रहा है, करेक्ट। यानी कि मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल ये है, अगर मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूं कि भाई वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है कि रेड की, बताइए किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो आप जवाब दोगे सर वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक। इसी तरीके से मैं आपसे पूछता हूँ कि लैम्डा किसका ज़्यादा होता है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है, तो रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकल गए, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। यहाँ पर लैम्डा ऑफ रेड जो है वो ग्रेटर है किससे, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ग्रेटर है लैम्डा ऑफ वॉयलेट से, ठीक। और इसी का जस्ट रिवर्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर रेड कलर की बोलोगे तो ये लेस है और फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर मोर है। बहुत ध्यान से चेक करिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉयलेट कलर ग्रेटर है किससे, फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू ऑफ रेड से। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बहुत माइन्यूट बात आपको ये समझनी है, यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, अभी अभी हमने आपको बोला था क्या, लाइट जब फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है बच्चों तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। इसका क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, बात समझो 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 समझो। देखो इसमें कितने कलर हैं, VIBGYOR, टोटल 7 कलर हैं, 7 कलर की अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, सही ना भाई। रेड कलर की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, ऑरेंज की कुछ होगी, येलो की कुछ होगी, ग्रीन की कुछ होगी। तो समझो जितनी फ्रीक्वेंसी सभी कलर्स की यहाँ पर है, यानी कि ये जो व्हाइट लाइट है बच्चों, व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, ठीक है। एयर में जितनी फ्रीक्वेंसी सभी की उतनी फ्रीक्वेंसी ग्लास में भी होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी लेकिन लैम्डा चेंज हो जाएगा, लेकिन लैम्डा चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। अब लैम्डा कितना चेंज होगा ये सब आप क्लास 12th में हायर एजुकेशन में पढ़ोगे, उसको आप छोड़िए जरा, लेकिन लैम्डा चेंज हो जाएगा। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, ये देखिए अगर ये फॉर्मूला चेक करोगे, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, करेक्ट। तो यहां पर बच्चों अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी किसी, देखिए बात समझो, ये व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी है, तो आप हर एक कलर की स्पीड की बात करिए, सुन लीजिए, आप हर एक कलर की स्पीड की बात करिए। अरे सबकी अपनी अपनी स्पीड होगी, कहां पर, इस ग्लास में, सबकी अपनी अपनी स्पीड होगी इस ग्लास में, करेक्ट। बात समझो, देखो एयर में तो लगभग सबकी स्पीड क्या होती है, सभी कलर्स की स्पीड एयर में लगभग सेम होती है, लेकिन जैसे ही ये ग्लास में घुसता है, ठीक है, क्या होता है, सबका लैम्डा चेंज हो जाता है, सबका लैम्डा चेंज हो जाता है, करेक्ट। मतलब समझो, ये जो हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे, सी ऑफ रेड कलर की अगर हम बात करेंगे, या फिर आप यहां से देखिए जरा, बात समझो, हमने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी हर एक कलर की कहां थी, एयर में, उतनी ही फ्रीक्वेंसी हर एक कलर की कहां होगी, ग्लास में। तो यहां से स्पीड ऑफ लाइट जो होगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो गई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा, ये नीचे। यानी कि अब इस ग्लास में जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सुनो, लैम्डा चेंज होता है, बस आप फील कर लो, हर कलर का लैम्डा चेंज होता है, ठीक है ना, लेकिन पैटर्न ऐसा ही रहेगा,
पैटर्न ऐसा ही रहेगा। मतलब समझो, मैंने आपको बताया क्या कि मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, सही है। तो ये न्यू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। बात समझो। और हर एक कलर का लैम्डा चेंज हो जाएगा ग्लास में, हर एक कलर का वेवलेंथ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो 7 के 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वॉयलेट कलर का, इंडिगो कलर का, ब्लू कलर का, सबके लैम्डा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब वो लैम्डा में क्या चेंजेस आएंगे ये आपको नहीं ध्यान रखना, बताना बस मैं आपको ये चाहता हूं कि जैसे मान लो आप किसी एक कलर की बात करो, मान लो आप रेड कलर की बात करो, सही है, तो रेड का लैम्डा एयर में कुछ और था और ग्लास में कुछ और है। तो सोचो रेड कलर का अगर लैम्डा चेंज हो जाएगा, रेड कलर की स्पीड भी तो चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेड कलर की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो याद रखिएगा, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है किस पे डिपेंड करती है, लैम्डा पे। करेक्ट, लैम्डा चेंज हो जाता है क्योंकि दूसरे मीडियम में जाने पर, लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है, बात समझो। देखो मान लो जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्या, लैम्डा ऑफ रेड का, लैम्डा ऑफ रेड की हम बात कर रहे हैं कहां पर, एयर में। तो सपोज लैम्डा ऑफ रेड बाहर कितना है, लैम्डा R1, तो अंदर कितना हो जाएगा, लैम्डा ऑफ रेड कलर लैम्डा R2 हो जाएगा। यानी कि वेवलेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई, किसकी, रेड कलर की। इसी तरीके से हर एक कलर की वेवलेंथ ग्लास में आते ही चेंज हो जाएगी। तो हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी तो नहीं चेंज होगी, यानी कि न्यू नहीं चेंज होगा, लेकिन हर एक कलर का लैम्डा चेंज हो जाएगा, तो हर एक कलर की स्पीड नहीं चेंज हो जाएगी। बताइए, तो अब दिमाग लगाइए, हर एक कलर की स्पीड बाहर कुछ और थी, ग्लास में कुछ और है, यानी कि ये वाले इंटरफेस पे स्पीड में क्या आ गया, चेंज। हर एक कलर की स्पीड में क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, तो बताओ जब स्पीड में चेंज होगा तो बेंडिंग होगी। एक बार यहां पे बेंडिंग हुई और जब यहां पर आई लाइट तो फिर से देखिए आप, फिर से वो ग्लास से कहां जा रही है, एयर में, फिर से लैम्डा चेंज होगा, फिर से लैम्डा चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। याद रखिएगा, मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही। करेक्ट, तो आपका जो है लैम्डा चेंज होने से फिर से स्पीड चेंज होगी। करेक्ट, तो इस स्पीड में डिफरेंस के कारण क्या होता है, आपको ये स्पेक्ट्रम मिल जाता है। क्योंकि स्पीड में डिफरेंस के कारण कोई कलर तो सबसे कम डेविएट होता है, कोई कलर सबसे ज्यादा डेविएट हो जाता है। याद रखिएगा, कोई कलर कम डेविएट होता है, कोई सबसे ज्यादा डेविएट मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से ऐसे मुड़ जाता है। तो कोई कलर कौन सा, रेड सबसे लीस्ट डेविएट हुआ है, आप चेक कर लीजिए, लीस्ट डेविएटेड कौन है, लीस्ट डेविएटेड कौन है, रेड। रेड सबसे कम डेविएट होता है और वॉयलेट सबसे मोस्ट डेविएटेड होता है, मोस्ट डेविएटेड होता है। ठीक है ना, मोस्ट डेविएटेड होता है। करेक्ट, तो ये चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। करेक्ट, इसलिए आपको वॉयलेट कलर सबसे नीचे मिलता है और रेड कलर सबसे ऊपर मिलता है, और इसी के बीच में जिस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे कम डेविएटेड रेड, उससे ज़्यादा ऑरेंज, उससे ज़्यादा येलो, उससे ज़्यादा ग्रीन, उससे ज़्यादा ब्लू, उससे ज़्यादा इंडिगो, उससे ज़्यादा वॉयलेट। तो ये एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है। तो ये सामने स्क्रीन पे बच्चों आपको ये जो 7 के 7 कलर मिले हुए हैं, ठीक है ना, 7 के 7 कलर मिले हुए हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, व्हाइट लाइट का जो 7 कलर का बैंड मिलता है आपको, कॉन्टिन्यूअस बैंड जो मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस व्हाइट कलर के 7 कलर के बैंड यानी कि स्पेक्ट्रम को आप आसमान में भी देख सकते हैं जब आप रेनबो देखा करते हैं कभी। ठीक है, रेनबो आपने देखा होगा, तो वहां पे आपने ये विबग्योर इस तरीके से देखा होगा। ठीक है ना, विबग्योर, ये सारे कलर आपको लगभग वहां पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखें बच्चों, यहां पर ये जो स्पेक्ट्रम मिला हुआ है, ये जो स्पेक्ट्रम मिला हुआ है, ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या है, व्हाइट कलर जब 7 कलर में डिवाइड हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो यहां पे जो स्पेक्ट्रम आपको मिला हुआ है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट्स। कैसा स्पेक्ट्रम है ये, कैसा स्पेक्ट्रम है ये है आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, क्यों, आपने रेनबो नहीं देखा है क्या, रेनबो नहीं देखा है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, रेनबो देखा है आपने, हाँ सर बिल्कुल देखा है। देखिए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, करेक्ट। रेनबो में क्या होता है, सोचिए, जब आप रेनबो को देखते हो वॉयलेट किस में मर्ज हो जाता है, इंडिगो में, कोई भी गैप आपको बीच में नहीं दिखाई पड़ेगा। वॉयलेट इंडिगो में मर्ज होता हुआ दिखाई पड़ता है आपको, इंडिगो ब्लू में, ब्लू ग्रीन में मर्ज हो जाता है, कोई भी गैप बीच में नहीं दिखाई पड़ता आपको। ठीक है, ग्रीन येलो में मर्ज होता है, येलो ऑरेंज में मर्ज होता है, और ऑरेंज आपका रेड कलर में मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्पेक्ट्रम अभी आपको मिला, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला। लेकिन सुनो बच्चों ध्यान से, यहां पे ये टॉपिक आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, फिर से सुन लीजिए। ये टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है, वो जानकारी देना चाहते हैं किसकी, स्पेक्ट्रम की। क्या होता है स्पेक्ट्रम, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और लाइट का तो ये सहारा ले रहे हैं, सिर्फ लाइट की तो ये हेल्प ले रहे हैं। लाइट एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट लाइट के जो 7 कंपोनेंट है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, सबका लैम्डा अलग है। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि बच्चों देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ व्हाइट लाइट थोड़ी ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, आपको हमने दिखाया था, इसमें एक्सरे, गामा रे, डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाता है, उसके जो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, उसके स्पीड में क्या आता है, चेंज आता है। जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट क्या थे, रेड से लेके वॉयलेट तक,
तो सभी कंपोनेंट के स्पीड में चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, जिसके कारण वो एक स्पेक्ट्रम आपको वहां पर देते हैं। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आपको स्पेक्ट्रम मिलने की उम्मीद है। आई रिपीट, मैं क्या बोल रहा हूं, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहां पे प्रिज्म क्या है, मैटर ही तो है, मैटर है जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, सही है ना भाई, ये एटम्स और मॉलिक्यूल से ही तो मिलकर बना है ना प्रिज्म। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब किसी मैटर से इंटरेक्ट करेगा तो आपको एक स्पेक्ट्रम मिलने की उम्मीद है। वो स्पेक्ट्रम आपको आंखों से दिखे और चाहे ना दिखे, बात समझिए। व्हाइट लाइट थी तो ये स्पेक्ट्रम आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है। कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो विजिबल रेंज में नहीं है तो आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ता। हम यहाँ डिटेक्टर लगा के उसको डिटेक्ट कर लेते कि हाँ भाई कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है। तो सुनिए, क्या ये स्पेक्ट्रम हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है? जवाब है नहीं, ये स्पेक्ट्रम हमेशा कॉन्टिन्यूस नहीं होता। व्हाइट लाइट का तो स्पेक्ट्रम हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन अभी आप थोड़ी देर के बाद पढ़ोगे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो स्पेक्ट्रम होता है, अभी एटम्स और मॉलिक्यूल से स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा सुनिए। एटम्स और मॉलिक्यूल कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करेंगे या तो एब्जॉर्ब करेंगे। आई रिपीट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को या तो एमिट करेंगे, मतलब बाहर निकालेंगे, और या तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे। इसका हम स्पेक्ट्रम ले लेंगे किसी मशीन की हेल्प से लैब में। जब वो स्पेक्ट्रम हम लेंगे तो हम क्या देखेंगे, बड़ी मजेदार, कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो डिस्क्रीट है, जो कि इस बात का सबूत है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी लेवल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कैसे हैं? डिस्क्रीट हैं, यानी कि वो कैसे हैं, क्वांटाइज हैं। बात करेंगे अभी, परेशान ना हो, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आपकी एनसीईआरटी बच्चों यही बात कहती है, क्या, कि स्पेक्ट्रम वो डिफाइन करती, कह रहा अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू अ सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो व्हाइट रे ऑफ व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में क्या होती है, 7 कलर का एक सीरीज बनाती है लगभग। ठीक है, एक आपको बैंड मिलता है 7 कलर का, जिसको आप क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हो। और ये व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। लेकिन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो स्पेक्ट्रम अभी आपको मिलेगा, और याद रखिएगा जब भी यहां पर ये स्पेक्ट्रम मिलेगा तो जरूरी है क्या कि विजिबल रेंज वाला स्पेक्ट्रम मिले? जी नहीं, कोई भी स्पेक्ट्रम हो सकता है। यानी कि यहां पर किसी भी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम मिल सकता है, चाहे वो आंखों से दिखे चाहे ना दिखे। नहीं दिखेगा आंखों से तो कोई मशीन लगा के हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे, वो तो बात की बात है, सही है। याद रखिएगा व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस, लेकिन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस आपका नहीं होता है, करेक्ट। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात। अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, ये बात हमने आपको बताई क्या, कि रेड लाइट जो होती है वो डेविएटेड लीस्ट, रेड लाइट सबसे कम डेविएट होती है। उसका कारण हल्का सा ऐसा ही एनसीईआरटी आपको बता रहा है, कह रहा है कि रेड लाइट का लैम्डा लॉन्गेस्ट होता है। हमने आपको बताया रेड लाइट का लैम्डा लॉन्गेस्ट होता है, ये पता है कहाँ बता रहे हैं, एयर में बता रहे हैं। लेकिन हमने आपको असली बात बताई कि जब आप मीडियम में अंदर जाते हो, मतलब लाइट अंदर जाएगी, तो डिफरेंट कलर कंपोनेंट के लैम्डा चेंज होते हैं, जिससे सी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, सी के चेंज होने से, स्पीड के चेंज होने से यहाँ बेंडिंग वेंडिंग दिखाई पड़ती है। अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग मात्रा में डेविएट हो जाते हैं, जिससे आपको यहाँ पर सारे सेपरेट होके मिल जाते हैं, करेक्ट। तो ये चीज़ है, ओके। तो याद रखिएगा बच्चों, जिसका लैम्डा लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लैम्डा जिसका लॉन्गेस्ट है या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम है, वो लीस्ट डेविएटेड होगा, सबसे कम डेविएट होगा। और जिसका लैम्डा शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा लैम्डा है जिसका, यानी कि वॉयलेट कलर, वो डेविएटेड द मोस्ट, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वो डेविएटेड द मोस्ट। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अगर आपको इसको फ्रीक्वेंसी से समझ के फील लेना है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, जैसे कि कहीं पे चट्टान रखी, रॉक रखी हुई है, चट्टान, ठीक है, और आप अगर छोटे छोटे कदम ऐसे रखोगे, छोटे छोटे कदम रखोगे, तो आप जब छोटे छोटे कदम रखोगे तो उसमें लड़खड़ा जाओगे। सोचो, उसमें लड़खड़ा जाओगे और आपकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े बड़े कदम ऐसे रखो, बड़े बड़े कदम रखो, तो आपकी डेविएट होने की संभावना क्या है, कम है, क्योंकि आप उसको पार कर जाओगे। तो इसी तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में यहाँ पे देखिए, इस व्हाइट लाइट के जो व्हाइट लाइट जो आपका वॉयलेट से रेड है, इसके बारे में आप सोच सकते हो। देखिए, छोटे छोटे कदम किसके हैं, वॉयलेट कलर के, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, लैम्डा इसका छोटा है। ठीक है, तो ये जब ग्लास प्रिज्म में से ऐसे पास करेगी, ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करने के बाद ये अपनी डायरेक्शन को ज़्यादा चेंज कर लेगी, यानी कि ज़्यादा डेविएट हो जाएगी। और बड़े बड़े कदम किसके, रेड कलर के,
ये आराम से एटम्स एंड मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हुए ऐसे करके निकल जाएगा और ये लीस्ट डेविएटेड होगा। इस तरीके से आप फील कर सकते हो। ओके, तो ये बात हमने आपको बताई। उसके बाद आपको जो याद रखना है वो वायलेट कलर से रेड कलर का जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, और इसका एग्जांपल है रेनबो को आप देख सकते हो। कॉन्टिन्यूस क्यों? क्योंकि ब्लू आपका हर एक कलर एक दूसरे में मर्ज रहता है, लगभग वो कोई भी गैप आपको बीच में नहीं देखने को मिलेगा, ये हमने आपको बताया। और आपको ये बच्चों याद रखना है फ्रीक्वेंसी रेंज, वायलेट से रेड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कितना है 7.50 टू 10⁻14 टू 4 इंटू 10⁻14, यानी कि रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वायलेट का सबसे ज्यादा। सभी कलर्स का 4 और 7.50 के बीच में रहता है फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। नाउ अब क्वेश्चन सुनिए, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? क्या होता है? अभी तो हमने क्या किया, अभी तो हमने सिंपल एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। यहाँ पर ध्यान से चेक करिए क्या कि बीम ऑफ लाइट को प्रिज्म से पास कराया, हमें एक स्पेक्ट्रम मिल गया। क्या होगा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम मैटर से इंटरैक्ट कराएं, मतलब समझो मैटर से इंटरैक्ट हुआ है यहाँ पर, क्योंकि प्रिज्म एक मैटर है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जाके अगर आप चेक करोगे प्रिज्म के तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही है ना, यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किससे इंटरैक्ट हुआ है? एटम और मॉलिक्यूल से। तो क्या होगा सोचिए, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एटम और मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट होगा, इसके कांटेक्ट में आएगा आप कह सकते हो, तो क्या होगा? तो जवाब है, सुनिए ध्यान से, होता क्या हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये कोई मैटर है, इस पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे करके फॉल कराइए, क्या होगा इनके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में? सुनिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होती है? एनर्जी होती है। आप इसको इस तरीके से फील कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर था, याद है? लाइट छोटे छोटे पार्टिकल। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, वो आपको पता है। फील करने के लिए हम बार बार लाइट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लाइट किससे बनी थी? छोटे छोटे पार्टिकल्स, फोटोन से बनी थी। आप पीछे पढ़ चुके हो, लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, हमने आपको बताया था, सही है ना? तो कहीं ना कहीं उन फोटोन के पास एनर्जी होती है, तो आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास क्या है? एनर्जी। अब सुनिए बात, यहां से ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया और इस मैटर के साथ इंटरैक्ट किया। इस मैटर में क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो एटम एंड मॉलिक्यूल क्या करते हैं? सुन लीजिए, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे सोच लो आप, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी एनर्जी? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिली है। ध्यान से चेक करिए, ये आपका कोई मैटर है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है ऐसे करके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या है? एनर्जी है। इस एनर्जी को इस मैटर के जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करते हैं? ये हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। सुन लो, पहले एक बात सुनो, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो ये बताओ? तुम स्टेबल होने के लिए पढ़ाई कर रहे हो लाइफ में, ठीक है? यानी कि एवरी पर्सन वांट टू स्टेबल इन हिज और हर लाइफ। ओके, हर बंदा स्टेबल होना चाहता है, यानी कि आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में मिनिमम टेंशन हो, आप भी अच्छे पैसे कमाओ, नो डाउट, मेहनत करो, एक स्टेबल लाइफ आपकी हो, ठीक है? तो देखिए जरा, हम आपको एक बात बताते हैं और ये आप कॉपी में हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे कि आपकी लाइफ है, ये आपकी लाइफ है, ठीक है? और ये हैं एटम्स बेचारे। सुनो, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ये है क्या? लोअर एनर्जी लेवल, और ये क्या है? हायर एनर्जी लेवल, ठीक? और एटम्स में भी ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये क्या है? हायर एनर्जी लेवल, ठीक है? ये क्या हमने बोला? यहाँ पे देखिए एटम्स में ये क्या है? लोअर एनर्जी लेवल, करेक्ट? और ये क्या है? ये है आपका हायर एनर्जी लेवल। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो एनर्जी लेवल है इसको आप कंपेयर कर सकते हो अपनी लाइफ की टेंशन से। टेंशन इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी। मतलब ये लोअर टेंशन है आपकी लाइफ में, लोअर टेंशन, ठीक है? और ये क्या है? हायर टेंशन। ये आपकी लाइफ में बहुत टेंशन है, हायर टेंशन। अब बताओ आप कहाँ रहना चाहते हो, हायर टेंशन में कि लोअर टेंशन में? बताइए। ऑब्वियसली लोअर टेंशन स्टेट में जाना चाहते हो, आप टेंशन नहीं लेना चाहते हो, इसके लिए आप लाइफ में मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना? और जब भी आप हायर टेंशन स्टेट में आ जाओगे तो आप कहाँ जाना चाहोगे? मेहनत करके आप लोअर टेंशन स्टेट में जाना चाहोगे, यानी कि आप हमेशा लोअर टेंशन लेवल पे हमेशा जाना चाहते हो, करेक्ट? आप कभी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, कोई भी लाइफ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहता है। और ध्यान से सुनो, जब तुम हायर टेंशन स्टेट में रहोगे यहाँ पर, तो तुम अनस्टेबल होगे लाइफ में, सही है ना? तुम अनस्टेबल हो, तुम स्टेबल नहीं हो। और जब तुम लोअर एनर्जी टेंशन वाले स्टेट में हो तो तुम स्टेबल हो लाइफ में। यही चीज होता है क्या? एटम जब हायर एनर्जी स्टेट में होता है बच्चों तो स्टेबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है? और एटम जब लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, हायर एनर्जी स्टेट में जो होगा एटम वो अनस्टेबल होगा। जैसे कि आप हायर टेंशन में अनस्टेबल थे, करेक्ट? तो हायर एनर्जी स्टेट में जो एटम होगा वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा, वो स्टेबल नहीं है, याद रखिएगा, वो स्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा वो क्या होगा? स्टेबल होगा, याद रखिएगा। इस बात को आप आराम से डाइजेस्ट कर सकते हो कंपेयर करके। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या हुआ कि ये मैटर है, इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपने फॉल किया,
ये मैटर किससे मिलके बना हुआ है बताइए? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो भी एनर्जी मिलेगी उसको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। कर लिया, इस तरीके से समझो। तो हम केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है भाई, एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करा किसने? मैटर ने ना। मैटर में कौन है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो एनर्जी जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताइए? किसकी? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। और जैसे ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होगी वो कहाँ आ जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में। अब हायर एनर्जी स्टेट में अगर आ गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो सोचो वापस वो कहाँ जाना चाहता है? जैसे कि बात समझो ना, आप कुछ गलत लोगों के कांटेक्ट में आ गए गलती से, सोचो तो आप लाइफ में धीरे धीरे अनस्टेबल हो रहे हो। जब आपको समझ में आएगा अरे यार मैं तो अनस्टेबल हो रहा हूँ, मैं गलत लोगों के कांटेक्ट में आ गया हूँ, मैं तो अनस्टेबल स्टेट में हूँ, हाई टेंशन स्टेट में हूँ, तो आप धीरे धीरे वहाँ से अपने आप को निकालने की कोशिश करोगे। आप कहाँ जाने की कोशिश करोगे? लोअर एनर्जी स्टेट में, स्टेबल स्टेट में। ठीक उसी तरीके से एटम्स एंड मॉलिक्यूल जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उनको महसूस होता है। अब बच्चे बोलेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जान होती क्या? नहीं यार, समझा रहा हूँ, सुनो। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को महसूस होता है अरे यार मैं तो हायर एनर्जी स्टेट में आ गया हूँ, मैं तो अनस्टेबल हो रहा हूँ। तो वो वापस से कहाँ जाते हैं? लोअर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। अब सुनो, जैसे कि आप किसी के कांटेक्ट में आ गए थे, आपने बुरी आदतें सीख ली थी, आप हायर टेंशन स्टेट में थे, अनस्टेबल थे। जब आप लोअर टेंशन स्टेट में जाओगे तो आप वो बुरी आदतें छोड़ोगे, निकालोगे अपने अंदर से। ठीक उसी तरीके से जब ये जो मैटर है इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल किया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और ये कहाँ चले गए? हायर एनर्जी स्टेट में। तो जब इनको रियलाइज होता है कि ये तो अनस्टेबल हो रहे हैं, तो ये हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ आते हैं? लोअर एनर्जी स्टेट में। और जब ये हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो बच्चों ये क्या करते हैं? ये वापस से रेडिएशन करते हैं। कौन सा रेडिएशन? वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इन्होंने एब्जॉर्ब किया था, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये रेडिएट करेंगे। याद रखिएगा, तभी तो इनकी एनर्जी वापस से कम हो जाएगी। जितनी एनर्जी ली थी उतनी बाहर निकाल देगा। कौन से फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में एनर्जी बाहर निकाल देगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। करेक्ट? तो ये बात है। ओके, यही चीज आपकी एनसीईआरटी बच्चों बोलती है क्या? कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट विद मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड यहाँ पे क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल्स। करेक्ट? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रीच टू अ हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरैक्ट करता है मैटर के साथ, तो जो मैटर है जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंच सकते हैं? हायर एनर्जी स्टेट में। विद हायर एनर्जी स्टेट दीज आर in an unstable state. Higher energy state में वो unstable होंगे. Further, returning to their normal means more stable or lower energy states, the atoms and molecules emit radiation in various regions of electromagnetic radiation. जब एटम्स को ये रियलाइज होता है कि वो हायर एनर्जी स्टेट में आ गए हैं, तो वापस से वो अपनी नॉर्मल स्टेट यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में बच्चों लौटने की कोशिश करते हैं। और इसके दौरान वो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको एमिट करके देते हैं, जिसको आप डिटेक्टर से यहाँ पर, जिसका स्पेक्ट्रम आप डिटेक्टर से पहचान सकते हो। करेक्ट? तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी बात ये। करेक्ट? इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 40 पे ही आप देखोगे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या मतलब होता है, लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम किसको बोलते हैं। ये टॉपिक बच्चों पढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर 41 ओपन करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा, तब ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये वाला जो एक डायग्राम बना हुआ है पेज नंबर 41 पे। करेक्ट? इस डायग्राम को आप ओपन करिए। करेक्ट? अब इस डायग्राम में देखिए पहले गेम क्या चल रहा है सारा, वो आप देखिए जरा ध्यान से चेक करो। देखो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से एक बनाया हुआ है एक्साइटेड सैंपल। ठीक है, ये डायग्राम है और यहाँ पर कोई सैंपल रखा हुआ है और इसको इन्होंने बोला है एक्साइटेड सैंपल। अब देखिए जरा, ये एक्साइटेड सैंपल क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। एक्साइटेड, ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता और उसको समझना बहुत ज़रूरी नहीं, तो फिर आगे का फील आपको कभी आएगा ही नहीं, है ना। देखो एक्साइटेड सैंपल, ये कोई हमने सैंपल रखा है जिसको हमने एक्साइटेड कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, बात समझो। देखो किसी सैंपल को एक्साइटेड कैसे करते हैं, चाहे वो गैस का सैंपल हो या कुछ भी है, कोई मैटर है, ये सैंपल है, ठीक है ना। इसको एक्साइटेड कैसे करते हैं, बात समझो। इसको एक्साइटेड करते हैं हम इस तरीके से, इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हायर एनर्जी स्टेट में भेजकर। ये कोई सैंपल है, इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हायर एनर्जी स्टेट में भेज दीजिए। कैसे भेजोगे, एनर्जी दे दो ना इसको, कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है ना। सुनो, कुछ नहीं करना है, या तो इसको सिंपली गर्म कर दीजिए, आप इसको हीट कर दीजिए। जब आप इसको हीट करोगे
ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है ना। या फिर आप एक काम करो, सिंपल सा इसको इरिडिएट कर दो। इरिडिएट का क्या मतलब है, ये देखिए ये कमरे में रखा है, इरिडिएट ही तो हो रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे फॉल करा दीजिए, बस सिंपल, ठीक है। तो ये इरिडिएट, भाई खुद दिमाग लगाओ ना, चाहे इसको गर्म कर दो तब भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है ये, ठीक है, यानी कि एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे इसको इरिडिएट कर दो, ठीक है ना। इरिडिएट करने का मतलब है कि कहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है और उसके ऊपर ऐसे फॉल कराओ, क्या होगा बताओ, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, ठीक है ना, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा ये मैटर, यानी कि इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। सुनो ध्यान से सुनो, देखो ना, ये कोई सैंपल है, ठीक, इस सैंपल में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसको आप या तो हीट कर दीजिए और या तो, सुन लीजिए दो बातें मैंने बोली, या तो आप इसको क्या कर दीजिए, या तो आप इसको हीट कर दीजिए, हीटिंग, और या तो आप इसको इरिडिएट कर दो। बहुत सारे बच्चे इरिडिएट का मतलब नहीं समझते। इरिडिएट का मतलब होता है ना, बात समझो, देखो ये जो बॉटल रखी है इस पर इरिडिएशन ही तो हो रहा है अभी, करेक्ट, इस पर देखिए व्हाइट कलर का लाइट आके इस पर फॉल कर रहा है, क्या दिक्कत है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करा दो यार, बस सिंपल, ठीक है ना। तो इसी को हम इरिडिएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको इरिडिएट करा दीजिए, यानी कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे फॉल करा दीजिए। इन दोनों में से आप एक काम कर सकते हो। जब ऐसा करोगे तो होगा क्या, इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं बच्चों, ये देखिए ये हो गया आपका लोअर एनर्जी स्टेट, LES लोअर एनर्जी स्टेट, और ये हो गया आपका क्या, हायर एनर्जी स्टेट, करेक्ट। तो सोचो इसका एटम, किसी एक एटम के बारे में सोचो, ये एटम देखिए, या बहुत सारे एटम है, ठीक है ना, ये देखिए बहुत सारे एटम, इसका जो एटम अभी लोअर एनर्जी स्टेट में था, लेकिन जैसे ही आपने इसको हीट किया या इरिडिएट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में। तो अब ये एटम्स यहाँ पर नहीं रहे, ये आ गए कहाँ पर, ये एटम्स आ गए आपके, लीजिए यहाँ पर, लीजिए ये हायर एनर्जी स्टेट में आ गए, हम बोलेंगे एक्साइटेड हो गए, ठीक है। तो बस ये एक्साइटेड हो गया, ठीक। अब जब ये एक्साइटेड हो गया सैंपल, यानी कि इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लोअर एनर्जी से कहाँ आ गए, हायर एनर्जी में आ गए, इसी सैंपल को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड सैंपल बोलते हैं। अब सुनो, हमने आपको बताया था एवरी सिस्टम वांट्स टू रिमेन इन इट्स लोअर एनर्जी स्टेट। अब ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स महसूस करेंगे, अरे यार हम तो एक्साइटेड हो गए, यानी कि वापस कहाँ से कहाँ आना चाहेंगे, हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ आना चाहेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में। ये देखिए ये ऐसे करके वापस नीचे आना चाहेंगे, वापस उसी एनर्जी स्टेट में। और जब ये वापस नीचे आना चाहेंगे तो सोचो जितनी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब करी थी उतनी ही तो रेडिएट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे। तो बच्चों जैसे ये ऊपर से नीचे आएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसे रेडिएट कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, सैंपल को क्या करना है, सैंपल को एक्साइटेड करना है, उसको हीट कर दो या इरिडिएट कर दो। सैंपल को हीट करने से क्या होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एनर्जी अभी जो है भर भर के बैठे हुए हैं अपने अंदर, यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चले गए, हायर एनर्जी स्टेट में। जब उनको मौका मिलेगा, अब वो मौका कैसे मिलेगा, वो मौका बच्चों लैब वगैरह में दिया जाता है, टेम्परेचर वगैरह आप उसका लो करोगे, है ना, उसको ठंडा करोगे वापस, है ना, लोअर टेम्परेचर पे लेके आओगे, तभी तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर महसूस करके हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में जाएंगे। तो उतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसको मौका दोगे तो ये हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, और उस टाइम एनर्जी निकलेगी कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी, करेक्ट। तो यही डायग्राम आप देखिए, पहले ए वाला डायग्राम देखिए, ये एक्साइटेड सैंपल था बच्चों, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने एक ऐसा स्लेट वगैरह लगाई होगी, मतलब फोकस करने के लिए कि सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसमें से ऐसे पास हो जाए। फिर इसमें से अब ये पास हुआ, उसके बाद इन्होंने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एक प्रिज्म में से पास करा दिया है। ये देखिए ये प्रिज्म में से ऐसे पास करा दिया है, बहुत ध्यान से चेक करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रिज्म से जब पास करेंगे तो अब देखिए, जब इस प्रिज्म में से पास करोगे, बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ सैंपल में से क्या निकल रहा है, सैंपल में से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सा वाला, जो इसने किसी जमाने में एब्जॉर्ब किया होगा, वो वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हुआ था वही तो रेडिएट कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ ऐसे करके स्लिट से हमने पास किया, स्लिट मतलब एक ऐसा होल होगा, ठीक है ना, बस उस होल से जाने वाले टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम चेक कर रहे होंगे, इधर उधर भी जाते होंगे उसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको कॉन्सेंट्रेट करा दिया इधर, और इस तरीके से ये प्रिज्म से जब हमने पास कराया, बेटा जब प्रिज्म से पास कराओगे तो प्रिज्म क्या है बताइए, प्रिज्म क्या है, एक तरीके का मैटर है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एटम्स एंड मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेंगे, या हम दूसरे शब्दों में बोले तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों अपना मीडियम चेंज कर रहे हैं। जब मीडियम चेंज करेंगे तो इसकी स्पीड चेंज होगी, स्पीड जब चेंज होगी तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में
इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो भी कंपोनेंट हैं, सुनिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो भी कंपोनेंट है, जैसे व्हाइट लाइट है अगर मान लो, तो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हाइट कलर ही हो, ये कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है, करेक्ट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट जैसे ही प्रिज्म में जाएंगे मीडियम में चेंज महसूस करेंगे और अपनी स्पीड को डिफरेंट कंपोनेंट चेंज कर लेंगे। स्पीड में जब चेंज आएगा तो स्पेक्ट्रम मिलेगा आपको, सही है। तो ये देखिए ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इन्होंने एक स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये ऐसे करके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है जिसको फिल्म या डिटेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। सामने एक स्क्रीन रखी हुई है, अपनी बुक में देखिएगा, जिसको फिल्म या डिटेक्टर बोलते हैं। ये डायरेक्शन में कुछ चेंज हो गया, कुछ इस तरीके से, ठीक, ये ऐसे, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिल्म या फिर डिटेक्टर। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि यहाँ से ध्यान से चेक करिए, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है जिसका स्पेक्ट्रम अभी आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, जरूरी थोड़ी ना है कि स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम हो, यानी कि विबग्योर हो, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो बहुत बड़ा रेंज होता है आपको, है ना। तो ये पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, यानी कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पता नहीं हम आंखों से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। तो अगर एक ऐसा स्पेक्ट्रम मिला है जिसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कंपोनेंट है जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक डिटेक्टर या फिल्म लगानी पड़ेगी, ठीक है। उस फिल्म या डिटेक्टर की वजह से आप पहचान पाओगे कि हाँ भाई किस टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। वैसे तो आपकी बुक में कलर्स दिखाए गए हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। कलर्स के अलावा भी आपको दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्पेक्ट्रम यहाँ पर मिल सकते हैं, करेक्ट, यानी कि डिफरेंट बैंड मिल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, करेक्ट। ये डिफरेंट बैंड मिल सकते हैं जिसमें से हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लैम्डा और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, करेक्ट। नाउ अब अगर आप ध्यान से बच्चों चेक करें तो यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ये देखिए ये वाला डायग्राम, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम इसके नीचे लिखा हुआ है, इसको हम आपको बताते हैं। मतलब कुछ नहीं किया इन्होंने, ये देखिए ये जो फिल्म या डिटेक्टर पे जो पैटर्न मिला है किसका? स्पेक्ट्रम का। यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिला होगा ना, ये जो स्पेक्ट्रम मिला है यानी कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो बैंड मिला है, ये जो स्पेक्ट्रम मिला है, इस स्पेक्ट्रम को इन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है। ये देखिए ये इसको जूम करके दिखाया हुआ है यहाँ पर। अब जब इसको जूम करके दिखाया, इसमें खास बात देखिए, यहाँ पे इन्होंने ब्लू कलर दिखाया हुआ है, ये वाला इसका ब्लू कलर है, यानी कि बच्चों यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है उसमें ब्लू कंपोनेंट है, यानी कि बहुत दिमाग लगाइएगा, किसी जमाने में जरूर इसने ब्लू कलर क्या किया होगा? एब्जॉर्ब किया होगा। ब्लू कलर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करके तभी तो लोअर से हायर में गया होगा, और जब हायर से लोअर में आ रहा है तभी तो ब्लू रेडिएट कर रहा है, सही है ना। यानी कि ब्लू कभी लिया था, अब वही ये दे रहा है, जब हायर से लोअर में जा रहा है तो ब्लू आपको मिला। उसके बाद आप लोग खास बात इस डायग्राम में देखोगे बच्चों, तो इसमें ब्लैक कलर्स आपको नजर आते हैं। बहुत ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर, ब्लैक को हम ब्लैक कलर नहीं बोलेंगे, हम डार्क बोलेंगे। एक्चुअल में ब्लैक का मतलब क्या होता है कि वहाँ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डार्क जहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे डार्क आ रहा है, ठीक है, डार्क आ रहा है, यानी कि डिटेक्टर ने जहाँ डार्क आ रहा है वहाँ डिटेक्टर ने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही नहीं देखे, या है ना। और अगर आप डायग्राम में देखोगे अपने, तो बहुत पतली पतली सी येलो कलर की स्ट्रिप्स बीच में पड़ी हुई, येलो या आप जो भी कलर बोल दो, वो कलर हमें नहीं दिख रहा है, कलर मैटर नहीं करता है, छोड़िए वो, लेकिन बीच बीच में देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको दिख रहे हैं, लाइन जैसे सीधे सीधे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइए हम आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं, बात समझिएगा। देखिए मान लीजिए कि एक तो ये वाली लाइन मिल रही है, फिर यहाँ पे ऐसे करके लाइन मिल रही, फिर ऐसे करके, ऐसी बहुत सारी लाइंस मिल रही, और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर, ब्लैक तो नहीं बोलूँगा मैं, इसको डार्क बोलूँगा, ये डार्क रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से बच्चों चेक करिएगा, ये देखिए ये डार्क रीजन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, और भी लाइंस हैं, मैंने कुछ ही आपको यहाँ पर बना के दिखाई है बस फील कराने के लिए। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसी को जूम करके ऐसे दिखाया गया। सुनो, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ब्लू कलर इसने रेडिएट किया? यस सर किया, रेडिएट किया, बाहर एमिट किया, तभी तो मिला। फिर हम आपसे पूछ रहे हैं ये डार्क रीजन क्या है, तो आप बोलोगे सर डार्क रीजन में नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। डार्क, अरे यार डार्क का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जहां पर कुछ है ही नहीं वहां डार्क है। डिटेक्टर ने वहां पे डार्क दिखा दिया, कुछ है ही नहीं वहां पर, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही नहीं आया, ठीक। तो यहां पर नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिर यहां पे डार्क है तो यहां पर भी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब आपको किसी प्रकार का यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं मिला, मतलब यहाँ पे स्पेक्ट्रम नहीं मिला। स्पेक्ट्रम तो ये पूरा ही स्पेक्ट्रम है, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई पार्ट नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला और यहाँ पे नहीं मिला। अब देखिए बीच में जो गैप छूट रखे हैं आपकी बुक में, जहाँ पे हल्का सा कलर आपको दिखाई पड़ा होगा, ठीक है, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब बच्चों समझो, ये जो छोटा सा पार्ट आपको दिखाई पड़ा, मैं थोड़ा और जूम कर दूँ नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। थोड़ा और मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, अब आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ब्लैक वाले रीजन को छोड़ के
ये जो आपको लंबी लंबी लाइंस दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ पे देखिए ये वाली, ये अंदर, ये देखिए वाइट कलर की, ये अंदर, ये अंदर, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है डिफरेंट टाइप के, करेक्ट। तो यानी कि हमने आपसे पूछा ये जो व्हाइट कलर, बेटा समझो हमारे बोर्ड में व्हाइट कलर है ना, होगा कोई कलर, हमें क्या पता, यहाँ पे जिस भी कलर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल रहा है, हम आपसे पूछेंगे कि इस सैंपल ने क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट किया, हाँ एमिट किया, तभी तो आपको यहाँ पर मिला सामने स्क्रीन पर, सही है। ये वाला मिला क्या, हाँ मिला, ये वाला मिला क्या, हाँ मिला। क्यों मिला, किसी जमाने में ये एब्जॉर्ब करके बैठा होगा, कब, जब इसको एक्साइटेड किया गया था, करेक्ट, ओके। यानी कि अब आप समझ चुके हो क्या कि किसी सैंपल को, अब सैंपल मतलब मैटर का कोई सैंपल, अगर आप उसको एक्साइटेड करोगे, ठीक है, तो एक्साइटेड करने के बाद लैब में आप उसको ले जाइए और उसको रेडिएट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करने के लिए उसको फ्री कर दीजिए, यानी कि उसको एमिशन करने के लिए फ्री कर दीजिए। तो जब वो एमिट करता है तो सामने आपको एक स्क्रीन पे, यानी कि जहाँ पे डिटेक्टर लगा होता है, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ेगा, जिसमें आपको ऐसी लंबी लंबी लाइन्स भी दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। और ख़ास बात देखिएगा कि ये जो आपका स्पेक्ट्रम है, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, दिस स्पेक्ट्रम इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नोट करिए कॉपी में, दिस स्पेक्ट्रम इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। आपने रेनबो वाला स्पेक्ट्रम देखा था, रेनबो वाला स्पेक्ट्रम देखा था, या फिर व्हाइट लाइट का जो आपने स्पेक्ट्रम देखा था वो कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था। रेनबो तो कॉन्टिन्यूअस होता है ना, ब्लू के बाद वॉलेट के बाद इंडिगो, फिर ब्लू, इस तरीके से है ना, वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कैसे, ब्लू मिला, फिर यहाँ पे डार्क रीजन मिल गया, फिर कोई कलर मिला, फिर डार्क मिल गया, फिर कोई कलर की लाइन मिली, फिर डार्क मिल गया, फिर कोई कलर की लाइन मिली, फिर डार्क मिल गया, सही है। तो ये कैसा है आपका, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एटम्स में जो एनर्जी लेवल है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो क्या है, डिस्क्रीट है। ये बात अभी आगे और आपको समझ में आएगी। अब समझो दूसरा डायग्राम, ये डायग्राम ए हमने एक्सप्लेन किया, अब दूसरा डायग्राम देखिए, डायग्राम बी। अब डायग्राम बी में क्या करता है, डायग्राम बी में सैंपल वही, ये देखिए वही सैंपल है, उसी सैंपल को एब्जॉर्बिंग सैंपल लिखा हुआ है, यानी कि ये बता रहे हैं कि अगर उसी सैंपल को, कौन सा सैंपल को, जो सैंपल यहाँ पे एक्साइटेड सैंपल था वही सैंपल है, वही सैंपल हम इसलिए बोल रहे हैं बच्चों, मटेरियल चेंज नहीं किया गया है, मटेरियल चेंज नहीं किया गया। मान लीजिए ए नाम का कोई सब्सटेंस है, मटेरियल समझते हो ना, मटेरियल या फिर एलिमेंट, एलिमेंट समझते हो ना, सोडियम एक एलिमेंट है, पोटेशियम एलिमेंट है, रुबिडियम एलिमेंट है, जो एलिमेंट पहले रखा था, जो एमिट कर रहा था, अब उसी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुनो, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये जो डायग्राम ए में बताया गया, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। अब हम बनाने जा रहे हैं क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डायग्राम कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, व्हाइट लाइट ऑफ सोर्स है, या जरूरी नहीं कि व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट से तो आपको समझाया जा रहा है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स यहाँ पर हो सकता है, मटेरियल चेंज नहीं है, जिसका एमिशन स्पेक्ट्रम बनाया था उसी का हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाने जा रहे हैं। यही सैंपल हमने यहाँ पर रखा, ये ऐसे, ठीक, ये आपका एब्जॉर्बिंग सैंपल है, एब्जॉर्बिंग सैंपल, ठीक। अब इस पर हमने व्हाइट लाइट डाली या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला, फिर से इसमें से जब ये पास हो गया, सुनिए अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या कर रहे हो, एक तरीके से इसको एक्साइटेड ही तो कर रहे हो, ऐसे सोचो, एक तरीके से इसको एक्साइटेड ही तो कर रहे हो ना, एब्जॉर्ब करवा रहे हो। सुनो अब सुनो 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 सुनो, जो टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करना चाहता होगा वही करेगा, बस समझो। जैसे हर एक इंसान की आदत होती है ना कि यार वो बेईमानी नहीं छोड़ेगा, या छोड़ो ये कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, हर आदमी को कुछ चीज़, जैसे मिठाई की दुकान पे हम आपको ले गए, तो भाई कुछ आपको पसंद होगा, आप वही चूज़ करोगे कि भाई मेरे को ये खाना है, बात समझो। लेकिन आपके दोस्त को कुछ और खाना है, आपके दोस्त के दोस्त को कुछ और खाना है, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एमिशन पैटर्न होगा वो भी अलग होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम भी अलग होगा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी अलग होगा। लेकिन जो एलिमेंट यहाँ है, यानी कि एलिमेंट ए नाम का सैंपल यहाँ पर है और यहाँ पर भी वही एलिमेंट है या मटेरियल है, ठीक है। तो सुन लीजिए ध्यान से, जब आप इसका एब्जॉर्बिंग सैंपल लोगे तो होगा क्या, बात समझो ना, होगा क्या, इसी का आपको फोटोग्राफिक नेगेटिव मिलेगा, फोटोग्राफिक नेगेटिव मिलेगा, मतलब समझो, जहाँ जहाँ आपको लाइंस मिल रही थी अब वहाँ डार्क हो जाएगा, और जहाँ डार्क हो रहा था वहाँ आपको क्या मिल जाएंगी, वहाँ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल जाएगा। ये क्या बता रहे हैं सर, अभी क्लियर होगा, रुक जाओ, ध्यान से चेक करिए बच्चों। इसी के नीचे हम कॉपी करते हैं, जब यहाँ से हमने इसको पास किया
और इसके बाद जब हमने इसको प्रिज्म में से ऐसा पास किया, प्रिज्म में से क्यों पास कर रहे हैं, ताकि हमें स्पेक्ट्रम मिल जाए। तो जब आप इसको इसे प्रिज्म में से पास करोगे, ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट ये वाली स्क्रीन फिल्म या डिटेक्टर नहीं बना रहे हैं, हम सिंपली ये वाला आपको डायग्राम इसको जूम करके आपको दिखा रहे हैं, मतलब ये जो भी स्क्रीन है इसको जूम करके इसके नीचे दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से होगा, बात समझो। ये देखिए कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 है, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने लाइन बना दी, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो जहाँ ब्लू था वहाँ पे आपको डार्क मिल जाएगा ऐसा, ये देखिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपको बता रहे हैं, ठीक है। फिर जहाँ डार्क था वहाँ आपको कोई कलर मिल जाएगा, फिर जहाँ वाइट था वहाँ आपको डार्क मिल जाएगा, ठीक। और उसके बाद जहाँ पे डार्क था वहाँ आपको वाइट मिल जाएगा। सही चल रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ से वाइट, मतलब जहाँ पे कुछ कलर मिला था वहाँ डार्क हो गया, जहाँ डार्क था वहाँ वाइट हो जाएगा, जहाँ वाइट था वहाँ डार्क हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वाइट और फिर डार्क, और जहाँ डार्क था वहाँ आपको कोई कलर मिलेगा। अब सुनो, अब यहाँ पर ये ब्लैक वाले रीजन में नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ पर जहाँ पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ रहा था, सॉरी जहाँ नहीं आ रहा था वहाँ अब आएगा। तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इससे क्या पता चलता है, सोचो। इससे ये पता चलता है कि ये जो सैंपल है वो, भाई देखो कोई भी सैंपल है, कोई भी एलिमेंट है तो स्पेशल टाइप के, जैसे मान लो सोडियम का सैंपल है, ये सोडियम का सैंपल है, ये भी सोडियम का सैंपल है। तो सोडियम के सैंपल में सोडियम के ही एटम होंगे ना, तो उनका बिहेवियर सेम होगा। बात समझो, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहले वो रेडिएट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, जरूर इन्हीं को उन्होंने क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। दिमाग लगाइए जरा। देखिए यहाँ पर हमने सैंपल को रखा और यहाँ से व्हाइट लाइट हमने डाली, तो जिसको ये एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, किसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, जिसको ये एमिट करते हैं उसी को ये एब्जॉर्ब करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सुनिए, जिसको ये एमिट कर रहे थे इस व्हाइट लाइट में से, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उसको जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, सोडियम का सैंपल या जो भी सैंपल है यार, मान लो ए सैंपल है, ठीक है ना। तो जिसको ये पहले एमिट कर रहा था उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो सोचो वो सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, और बाकी सबको जाने देगा। भाई समझो ना, यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही ना आपकी, तो व्हाइट लाइट में तो डिफरेंट कलर होते हैं, व्हाइट लाइट में तो डिफरेंट कलर होते हैं। दिमाग लगाओ, पहले ब्लू को रेडिएट कर रहा था, एक से बस मैं आपको समझाता हूँ। पहले ब्लू को क्या कर रहा था, रेडिएट कर रहा था, यानी कि ब्लू को रेडिएट करता है तो ब्लू को एब्जॉर्ब भी करता होगा। जब आपने इसको मौका दिया, इस पे व्हाइट लाइट, ये देखिए इस पे जब आपने व्हाइट लाइट डाली तो ब्लू को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल अभी ब्लू को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो लोअर एनर्जी स्टेट में, तो अभी वो एब्जॉर्ब कर करके हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, अभी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ब्लू को जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो आप देखोगे यहाँ पर ब्लू एब्सेंट ही तो हो जाएगा ना, सही है। तो ये चीज़ है, करेक्ट। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, जिसको ये पहले एमिट कर रहा था उसको अब एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे वो एब्सेंट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हर एक एलिमेंट के या हर एक मटेरियल के, मटेरियल कुछ भी हो सकता है जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, हर एक मटेरियल या हर एक एलिमेंट का अपना एक डेफिनेट, अपना एक निश्चित एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, और उसी का अगर आप फोटोग्राफिक नेगेटिव बनाओगे तो वही उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। फोटोग्राफिक नेगेटिव का ये मतलब होता है कि जो पैटर्न आपको यहाँ पर मिला था, ठीक है, जो जो कलर आपको यहाँ पे मिले थे वो एब्सेंट हो जाएंगे, और जहाँ डार्क था वहाँ पे आपको डिफरेंट कलर के कंपोनेंट मिलेंगे, करेक्ट। क्योंकि जो ये एमिट करता था उसी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो सारे यहाँ पर एब्सेंट हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये तरीका है। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लो कि एक पैटर्न मिला आपको ऐसा, किसी एलिमेंट ए का, ठीक, ये पैटर्न मिला, लैब में इसको जो है नोट कर लिया गया कि हाँ भाई एलिमेंट ए नाम का कोई सैंपल है, और इसका जो है आपका क्या नाम है, स्पेक्ट्रम का पैटर्न ऐसा होता है, ये नोट कर लिया गया। अब सुनो, आप मार्स पे गए, मार्स पे, दूसरे ग्रह पे गए, आप चंद्रमा पे गए, ठीक है, कहीं दूसरी जगह आप गए, इस यूनिवर्स में आप किसी दूसरे प्लैनेट पे गए, कहीं पे गए, और वहाँ से आप सैंपल लेके आए किसी एलिमेंट का, और उस सैंपल का भी, सुन लो, उस सैंपल का भी स्पेक्ट्रम ऐसा ही मिल गया। तो इसका मतलब वो सैंपल जो लेके आया वो कौन सा एलिमेंट है, ए एलिमेंट है। यानी कि बच्चों, इस यूनिवर्स में कहाँ कहाँ कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, इस एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से आप उनको पहचान सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आपको ये दे दिया एक सैंपल लीजिए, ठीक है। अब आपको नहीं पता ये कौन सा मेटल है, ठीक है, आपको नहीं पता कौन सा एलिमेंट है या मेटल है या कौन सा एलिमेंट है। आप क्या करोगे, इसको लैब में ले जाइए और इसका एमिशन स्पेक्ट्रम चेक कर लीजिए या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका चेक कर लीजिए। जब आप इसको चेक करोगे तो लैब में जितने भी एमिशन स्पेक्ट्रम अवेलेबल हैं उनसे जाके मैच करोगे, किससे मैच कर रहा है। मान लो ये पोटेशियम से मैच कर रहा है तो ये एलिमेंट क्या है, पोटेशियम। अगर ये आयरन से मैच कर रहा है तो ये क्या है, आयरन है। अगर ये हाइड्रोजन से मैच कर रहा है तो क्या है, हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये चीज़ है।
आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आइए आपकी थ्योरी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कहता है। ठीक है, एनसीईआरटी कहता है एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसने बोला कि द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, स्पेक्ट्रम ना जो बैंड मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, कह रहा है द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum। मतलब जो सब्सटेंस पहले ही हैज एब्जॉर्ब, मतलब जो पहले ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका है, जब उसका स्पेक्ट्रम हमको मिलता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये देखिए जो पहले ही सैंपल एक्साइटेड था, जिसने एनर्जी पहले एब्जॉर्ब कर ली थी, जब वो रेडिएट यहाँ पर करता है या एमिट करता है तो ये वाले स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। करेक्ट। उसके बाद What are excited atoms and molecules? एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कैसे एक्साइटेड करते हो? तो जवाब है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और आयंस, कभी कभी आयंस को भी हम एक्साइटेड करते हैं, याद रखिएगा। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस दैट हैव एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन आर कॉल्ड एक्साइटेड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिसको आपने क्या किया है, एक एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन दिया है। एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन का मतलब बात समझना, उसके ऊपर आपने उसको हीट किया होगा या उसको आपने इरेडिएट किया होगा, यानी कि उसके ऊपर किसी टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल किया होगा तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। तो ऐसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। और एक्साइटेड करोगे कैसे, मैंने आपको बताया, हीटिंग करके या इरेडिएट करके। करेक्ट। उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो जवाब है कि एमिशन स्पेक्ट्रम का व्हाट, फोटोग्राफिक नेगेटिव। एमिशन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक नेगेटिव जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आई एम वेरी सॉरी, ठीक, एमिशन स्पेक्ट्रम का फोटोग्राफिक नेगेटिव जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखिए आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक अ फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, द मिसिंग वेवलेंथ। एक चीज और याद रखिएगा बच्चों, सुन लो, यहाँ पे जो कलर मिल रहा है, अब कलर का मतलब क्या है, कलर तो कहना कोई अच्छी बात नहीं है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। आपको पता है हर एक कलर को या जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, सबका एक लैम्डा होगा, सबकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कि ये जो कलर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, या तो इसके लैम्डा से पहचानोगे और या तो इसकी फ्रीक्वेंसी से आप इसको पहचानोगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो द मिसिंग वेवलेंथ विच करस्पॉन्ड्स टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द मैटर लीव्स अ डार्क स्पेसेस इन द ब्राइट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस बात का क्या मतलब है, कह रहा है, पढ़िए जरा आपकी बुक में, कह रहा है कि द मिसिंग वेवलेंथ, मतलब यहाँ की बात कर रहा है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है इसकी बात कर रहा है। यहाँ पर जो मिसिंग वेवलेंथ है, मतलब डार्क कहाँ हो जाता है, डार्क वहाँ हो जाता है जो कि आपको जिस टाइप के लैम्डा या फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ देखने को मिले थे, एमिशन स्पेक्ट्रम में। एमिशन स्पेक्ट्रम में जिस टाइप के आपको किसी एलिमेंट ए के जिस टाइप के आपको एमिशन स्पेक्ट्रम में लैम्डा या फ्रीक्वेंसीज देखने को मिली थी, उस टाइप के लैम्डा या फ्रीक्वेंसीज वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं और वहाँ पे आपको डार्क मिलता है। क्यों? कारण हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये सैंपल उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। करेक्ट, तो वो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे आगे। तो यही चीज़ आपकी बुक में लिखी हुई है। उसके बाद व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, बहुत ईजी, पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ये बच्चों केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम एमिशन, या फिर फिजिक्स की एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम एमिशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि लैब में देखिए ये प्रैक्टिकल किया गया है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये आएगा। करेक्ट स्टूडेंट्स। उसके बाद व्हाट इज लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमने आपको बताया कि व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रा था, व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम था वो कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है, कलर एक दूसरे में मर्ज थे। क्या यहाँ पे स्पेक्ट्रम आपका कॉन्टिन्यूअस है? चेक करिए, बिल्कुल नहीं, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है बच्चों, ये तो डिस्क्रीट है। यानी कि वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल जो होते हैं बच्चों, क्योंकि पता है एटम एक्साइटेड हुए हैं का क्या मतलब है, एटम में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ने ही एब्जॉर्ब करी होगी। ठीक है ना, उसके बारे में हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि एक्साइटेड हो गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या एटम एक्साइटेड हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ गया होगा, हायर एनर्जी स्टेट में, और जब वापस से हायर से लोअर में आता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। करेक्ट, तो यही बात है यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए। आपका जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम था वो कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था। लेकिन बच्चों जब एटम के आप स्पेक्ट्रम देखोगे, ये देखिए, ये आपका सोडियम का सैंपल है मान लीजिए ये, तो इसमें जो एटम्स होंगे तो इसका स्पेक्ट्रम आपको यहाँ मिला है, चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम हो, चाहे वो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो। करेक्ट, तो ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं। चेक करिए, ब्लू के बाद आपको डार्क मिल गया, फिर कोई और कलर मिल गया, फिर डार्क मिल गया, फिर कोई और कलर मिल गया। करेक्ट, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये सीधी सीधी ऐसे कलर्स की लाइन आपको दिखाई पड़ती है, या सीधी सीधी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जरूरी थोड़ी कि कलर हो, बात समझो ना, विजिबल रेंज में नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यहाँ पे सीधा सा लाइन होगा जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, तो आप उसको डिटेक्टर से डिटेक्ट करोगे। करेक्ट, तो यही चीज़ है, ये जो सीधी सीधी ऐसी लाइन आपको दिखाई पड़ती हैं, ठीक है, स्क्रीन पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं और लाइन स्पेक्ट्रा बोलते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। याद रखिएगा, जो कि इस बात का सबूत है कि भाई एटम्स के अंदर जो एनर्जी लेवल होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होते हैं, वो कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। यानी कि एनर्जी कैसी होती है, क्वांटाइज्ड होती है। करेक्ट, तो पढ़िए जरा, आपकी बुक में लिखता है, कह रहा है द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज। अब देखो
ये क्या बोला है, द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज। या एटम्स इन द गैस फेज का क्या मतलब होता है यार, बात समझो। एटम्स इन द गैस फेज का ये मतलब होता है कि अब एक एटम दूसरे एटम को इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि एक एटम दूसरे एटम को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसकी एनर्जी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसकी एनर्जी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, करेक्ट। जब ऐसी स्टेट आती है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि एटम गैसियस स्टेट में, एटम गैसेस स्टेट में। और एक एटम दूसरे को प्रभावित ना करे, दूसरा पहले को प्रभावित ना करे, इस तरीके से बहुत सारे एटम एक दूसरे को इंटरेक्ट ना करे किसी भी प्रकार से। ऐसी सिचुएशन आप कैसे पैदा करते हो, तो जवाब है ऐसी सिचुएशन आप पैदा करते हो सैंपल को हीट करके या उसको इरिडिएट करके, ठीक है। जब आप सैंपल को हीट या इरिडिएट करते हो तो जो एटम्स होते हैं वो कौन से स्टेट में आ जाते हैं, आपके गैसियस स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये चीज़ है, ये चीज़ केमिस्ट्री में आप धीरे धीरे और भी आगे सीखोगे कि एटम्स का गैसियस फेज में इसका क्या मतलब है। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज डू नॉट शो कॉन्टिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट। ये सर सुनो, ये जो आपके एटम्स के आपने अभी एमिशन स्पेक्ट्रा देखा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा, इनका जो स्पेक्ट्रम होता है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। ये ऐसा नहीं कि लगातार आपको रेड कलर से वॉयलेट कलर का लैम्डा आपको वहाँ पर मिलेगा, यानी कि लगातार आपको रेड कलर से वॉयलेट कलर जैसा रेनबो में आपको मिलता था या प्रिज्म से जब आपने क्लास 10th में व्हाइट लाइट को पास कराया था, वैसा स्पेक्ट्रम नहीं है। रादर देन दे एमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। ओके, बल्कि आप यहाँ पर देखोगे ये स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले, जैसे ब्लू मिला, यहाँ कोई और कलर मिला, यहाँ कोई और मिला, तो स्पेसिफिक कुछ हर एक मटेरियल, हर एक एलिमेंट कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला ही स्पेक्ट्रम आपको देता है, और बीच बीच में आपको डार्क मिलता है यहाँ पर पैटर्न, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि यहाँ वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या है, एब्सेंट है, यानी कि यहाँ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ना तो ये एमिट करेगा और ना तो ये एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि हर एक एलिमेंट की अपनी आदत अलग अलग है कि वो किस टाइप के, किस लैम्डा वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना चाहता है और किस लैम्डा वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो रेडिएट करना चाहता है। तो सभी एलिमेंट की अपनी अपनी एक नेचर होता है, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम इन साइंस या इन केमिस्ट्री। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में आपने थोड़ी सी स्टडी करी, ठीक है ना, इसका साइंस में क्या रोल है, तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके बारे में भी हम आगे चल के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या डिफरेंट ऑर्बिट में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो किसकी हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम की हेल्प से, ठीक है ना। उसके बाद ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम। Okay, the exact matching of lines of the emission spectrum of the atom of a known element with the lines from unknown sample quickly establish the identity of the latter. Okay, मतलब बात समझो। देखो, मान लो कि भाई किसी को कुछ सैंपल मिला, उन्होंने बोला कि हाँ भाई इस सैंपल में, या कोई कंपाउंड मिला कहीं पे किसी को, और उन्होंने बोला कि भाई इसमें फला एलिमेंट है, इसमें फला एलिमेंट है, मान लो इसमें कोई बी नाम का एलिमेंट मौजूद है। किसी ने बहुत पहले ये बात कर दी कि एक सैंपल उनको मिला और उन्होंने बोला भाई इसमें बी एलिमेंट है, बी नाम का एलिमेंट है। ये बात किसी ने बोली आज से 100 साल पहले, 100 साल पहले, ठीक है ना। तो 100 साल पहले उसने बोला कि भाई इसमें बी नाम का एलिमेंट है। अब हम क्या करेंगे, जो बात बहुत पहले बोली गई थी, क्योंकि आज हमें किसके बारे में पता है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में हम पता है, तो हम इस सैंपल को लेंगे और इसका क्या चेक करेंगे, इस सैंपल को लेंगे, और क्योंकि आज हमें, ध्यान सुनो, आज हमें लैब में ये जो बी नाम का एलिमेंट है, इसका लाइन स्पेक्ट्रम हमको पता है कि हाँ भाई इसका लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, ये नोन है आज की डेट में। आज की डेट में हमें ये लाइन स्पेक्ट्रम पता है बी नाम के एलिमेंट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 साल पहले जो बात बताई गई थी कि हाँ भाई फला कंपाउंड में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, या फला जगह फला सैंपल में ये फला कंपाउंड में एलिमेंट प्रेजेंट है बी नाम का, तो हम इसको लेंगे इस सैंपल को और इसका लाइन स्पेक्ट्रम तैयार करेंगे और चेक करेंगे क्या इसका लाइन स्पेक्ट्रम लैब में जो आज बी नाम के एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम अवेलेबल है उससे मैच कर रहा है। अगर इस सैंपल का लाइन स्पेक्ट्रम बी से मैच कर रहा होगा तो पक्का इस सैंपल में बी नाम का एलिमेंट मौजूद है, करेक्ट। याद रखिएगा, हर एक एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है, ठीक है ना। मतलब सोडियम जैसा लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है वो वैसा ही लाइन स्पेक्ट्रम देगा। सोडियम चाहे आप जापान से लाओ, चाहे अमेरिका से लाओ, चाहे आपको सोडियम किसी दूसरे ग्रह पे मिला हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे पहला जो बंदा था रॉबर्ट बंसन, ठीक है, सबसे पहला जो बंदा था रॉबर्ट बंसन था, जिसने डिफरेंट एलिमेंट्स का पहला इन्वेस्टिगेटर था, जिसने लाइन स्पेक्ट्रम की हेल्प से डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या किया, आइडेंटिफाई किया, करेक्ट। तो ये सब ऐसे ही कुछ नॉलेज की चीज़ें किताब से आप पढ़ सकते हो।
उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड मतलब आप समझ रहे हैं, उसके बाद ये जो बच्चों डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स होते हैं, इसकी हेल्प से स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें आप किसके बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप किसके बारे में स्टडी करोगे, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है ना। तो उसकी हेल्प से ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स किसी मिनरल में प्रेजेंट हैं कि नहीं प्रेजेंट है, इसको पहचाना गया था, जैसे कि रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बच्चों देखिए 1868 में, ठीक है, ये सन है आपका, ठीक है। सन का जो लोअर एटमॉस्फेयर होता है उसको क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। सन का जो लोअर एटमॉस्फेयर होता है, लोअर रीजन का, यहाँ पे जो इसके आसपास जो एटमॉस्फेयर होता है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, करेक्ट। तो क्रोमोस्फेयर से आने वाला जो रेडिएशन था उसकी स्टडी करी गई, उसका लाइन स्पेक्ट्रम चेक किया गया लैब में। तो क्या मिला, उसके लाइन स्पेक्ट्रम में बच्चों एक ब्राइट येलो कलर का लाइन मिला, एक ब्राइट येलो कलर का लाइन मिला, जिसका वेवलेंथ लगभग ये ब्राइट येलो मिला, जिसका वेवलेंथ लगभग कितना था, जिसका वेवलेंथ लगभग था आपका 587.89 ओके नैनोमीटर। ठीक, फिर से बता दे रहा हूँ, 1868 में क्या किया गया, ये सन का क्रोमोस्फेयर होता है, ठीक है ना, सन के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आने वाले, आप सिंपल बोल दो कि सन से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब हमने स्टडी करी, इसका लाइन स्पेक्ट्रम तैयार किया, तो हमको यहाँ पर एक स्पेशल ब्राइट येलो मिला, जिसका वेवलेंथ कितना होता था, जिसका वेवलेंथ 587.89 नैनोमीटर होता था। अब ऐसा ब्राइट कलर का येलो जो लाइन स्पेक्ट्रम मिला, ठीक है, सन की लाइट से आप बोल सकते हो, या सन से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पहली बार मिला, तब जाके हमें पता चला क्या, कि ये कोई नया एलिमेंट है, ठीक है, जो कि कहाँ पे मौजूद है, सन में। और ये जो नया एलिमेंट है ये क्या है आपका, हीलियम है। क्योंकि हम पहले ही हीलियम हमको धरती पे कहीं ना कहीं मिल चुका था, और धरती पे हमने अपनी लैब में हीलियम का स्पेक्ट्रम तैयार किया हुआ था। तो हीलियम का जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसमें आपको ये ब्राइट कलर का, सुन लीजिए, पहले ही हमें हीलियम के स्पेक्ट्रम के बारे में नॉलेज थी कि हाँ भाई ये हीलियम का सैंपल है, और यहाँ से जो रेडिएशन आएगा तो हमें यहाँ पर एक ब्राइट कलर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या ब्राइट कलर की लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगी, जिसका लैम्डा कितना होता है 587.89 नैनोमीटर। अब सन से आने वाला जो रेडिएशन, उस पर पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 1868 में 1868 में यहाँ सन से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब लाइन स्पेक्ट्रम हमने चेक किया, तो वहाँ पे भी हमें ये ब्राइट येलो, यानी कि लैम्डा कितना मिला, ब्राइट येलो कलर का लाइन स्पेक्ट्रम मिला, यानी कि जिसका लैम्डा कितना था 587.89 नैनोमीटर। तब हम जाके समझे कि अच्छा, सन में भी क्या मौजूद है, हीलियम मौजूद है। इस तरीके से 1868 में हीलियम की खोज करेगी कि हाँ भाई सन में भी क्या होता है, हीलियम होता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सन में हीलियम मौजूद है, करेक्ट। तो ये बात हमें पहले नहीं पता थी, 1868 में पता चली। किसकी हेल्प से, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम की हेल्प से, करेक्ट। तो ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, ठीक है। और सन में हीलियम है, जब ये पता चला तो डिफरेंट टाइप की और भी स्टडीज़ आगे चली। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सन आपको फ़ोन करेगा कि हाँ भाई हमारे अंदर हीलियम मौजूद है, ऐसा तो कोई आपको बताएगा नहीं, भगवान फ़ोन करेंगे आपको। तो आपने ही, या कोई जाके सन में वहाँ पे चेक करेगा कि सन में हीलियम है कि नहीं है ना। तो किसी ने चेक नहीं किया, वहाँ से जाके कोई सैंपल नहीं लेके आओ आप सन से, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, वहाँ से सैंपल थोड़ी ना लेके आ पाओगे कोई, है ना, मटीरियल का। तो आपने किसकी हेल्प से चेक किया, लाइन स्पेक्ट्रम की हेल्प से चेक किया। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से चेक करिए, देखिए लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेज नंबर 41 पे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो अब हम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, जो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।